हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूँगी और फीडबैक मांगूंगी मैं। आप ऑनेस्टली मुझे बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसा लग रहा है। गाइस, शुरुआत से लेकर जितना क्रेज़ इस स्टोरी को लेकर आप लोगों ने दिखाई थी, उतना ही ये कम हो रहा है। अच्छा, मैं मानती हूँ कि मैंने बीच बीच में थोड़ा गैप दिया है, बट मैंने रीज़न भी तो बताया है कि मुझे मेरी तबीयत के बारे में भी थोड़ा सोचना होगा। अगर इंसान ही ज़िंदा नहीं रहेगा तो आपको वीडियो कौन सुनाएगा? ये चीज़ भी तो आपको समझना चाहिए ना। फिर भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ अपने हेल्थ के ऊपर जाके भी। अपना जो टाइम मुझे रेस्ट करना था, उस जगह को मैंने छोड़ के बस आप लोगों के लिए दिया है, क्योंकि मैं आप लोगों की वो प्यारी प्यारी कमेंट्स ना देखना चाहती हूँ और वही मुझे मोटिवेट करते हैं चैनल को चलाने का। अगर ऐसा होता रहा ना तो शायद मैं कभी इस चैनल को छोड़ के ही चली जाऊँगी। देखिए, ये चैनल पे क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता। व्यूज़ धीरे धीरे डाउन होता है, एक बार चलता है तो एक बार नहीं चलता है। तो ये एक तरफ के ना मतलब डिसबैलेंस हो रहा है इस चैनल पे। व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम होता है एंड 1000 मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर आप लोगों को देख ही चुके हो कि 2.4 के सब्सक्राइबर आई थिंक है। हाँ, तो उसमें मुझे व्यूज़ 1K तक ही, 1.6K तक वो ही मिलता है। इससे ज़्यादा मुझे मिलता ही नहीं है व्यूज़। ओके, मान लेते हैं कुछ लोग स्टोरी पसंद नहीं करते हैं, वो लोग अच्छा नहीं लगते उनको स्टोरी, इसलिए उन लोग नहीं सुनते हैं। लेकिन जो लोग सुनते हैं वो लोग भी मुझे कमेंट करते नहीं हैं। बहुत कम कमेंट मिलता है मुझे। पहले जितना क्रेज़ था ना स्टोरीज़ को लेकर, मेरी स्टोरीज़ को लेकर, उतना क्रेज़ मुझे अब दिख नहीं रहा है। गाइस, सच में मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करती हूँ। यार, मैं क्यों ही करूँ रिकॉर्ड अगर मुझे रिस्पॉन्स ना मिले। गाइस, मेरी हर कोशिश रहती है आप लोगों की खुशी, आप लोगों की मतलब आप लोगों की पसंद के अकॉर्डिंग मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूँ। मेरे माइंड में जो भी मैं सोचती हूँ उसे लेकर मैं स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। गाइस, मेरे इस चैनल पे मुझे 1 साल हो चुके हैं एंड 1 साल में मैंने ऐसे बहुत सारी मतलब चीज़ें देखी है इस चैनल पे। मतलब कभी व्यूज़ डाउन होना, फिर एकदम बढ़ जाना। तो मुझे अब उससे ना ज़्यादा कुछ नहीं है। बस मुझे ये है कि आप लोग कमेंट करो यार, मुझे मोटिवेट करती हैं। कमेंट्स और लाइक कर दो। जो लोग व्यूज़ करते हो, जो लोग सुनते हो ये स्टोरी, बस मुझे कमेंट कर दो और लाइक कर दो यार। लाइक भी तो मुझे ठीक से नहीं मिलता। 2000 सब्सक्राइबर है, कोई बिलीव करेगा कि 100 लाइक है? बट फिर भी मैं कभी कुछ नहीं कहती थी कि मुझे लगा कि जो लोग जैसे पसंद है वो लोग वैसे सुने। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन यार, अब तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है मेरा। यार क्या कहूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा ना डिमोटिवेट फील होता है। आई एम सॉरी कि मैं कुछ शायद रूड बोल रही हूँ, लेकिन यार मैं भी हूँ एक इंसान, मेरी भी तो फीलिंग्स है यार। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो। चलिए अब और बकवास नहीं करते और पकाते नहीं, स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो लैन आन था, लैन आन को लान वांगजी ने मतलब पनिशमेंट दिया था, वो भी उसकी ट्रीटमेंट ना करवाने की। हाँ, लैन आन को लान वांगजी ने जो पटक के मारा था, उस वजह से वो बेहोशी हो गया था एंड घायल भी बुरी तरीके से। एंड यहाँ पे लान वांगजी ने लैन आन को पनिशमेंट दिया था, विंग को उस तरह से ह्यूमिलेट करने का, हैरेस करने का, और उसी वजह से उसे पनिशमेंट मिला था। लैन आन की इस पनिशमेंट को सुनकर लान चिरैन वो बहुत ज़्यादा ही ना गुस्सा हो गए थे, बहुत ज़्यादा। वो अपने भाई की तरफ भी देखे थे, लेकिन उसके भाई, जिसने बस अपने मतलब छोटे भाई की तरफ यानी कि लैन चिरैन की तरफ देखकर बस अपनी जो आइज़ था उसे ही समझा दिया था कि वो इसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। लैन चिंगेनचून जानते हैं अपने बड़े बेटे को, क्योंकि ऑफकोर्स लान वांगजी आसानी से तो गुस्सा नहीं होता है, और जब गुस्सा होता है उसका कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो इसीलिए वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। हालांकि वो रुकना तो चाहते थे, क्योंकि ये उनके भाई का बेटा था एंड ऑफकोर्स वो भी उनके बेटे की तरह ही था। तो बेसिकली इसीलिए वो रोकना चाहते थे एंड समझाना भी चाहते थे अपने बड़े बेटे को। लेकिन लान वांगजी को देखकर तो ये नहीं लग रहा था कि वो समझने वाला था। लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को समझाने के लिए उसके महल गए थे, उसे बोलने के लिए कि वो उसके पनिशमेंट को मतलब हटा दे या फिर थोड़ा सा कम कर दे। लेकिन लान वांगजी ने अपने बातों से मुकरा नहीं था। उसने डायरेक्ट बोल दिया था कि नहीं, उसकी बातों का और उसके ऑर्डर का 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होगा। उसने जो सज़ा दिया है उसे लेना पड़ेगा एंड ये उसका फाइनल डिसीजन है। एंड ये सुनकर लैन चिंगेनचून ने कुछ नहीं कहा। वो कुछ कर नहीं सकते थे। उन्होंने कोशिश किया था लेकिन वांगजी मानने वाला नहीं था, इसीलिए वो बेबसी में वहाँ से चले गए थे। सीन यहाँ से शिफ्ट हो गया और यहाँ से हमें पूरे 1 महीने बाद दिखाया जाता है। हाँ, पूरा 1 महीना हो चुका था। इन 1 महीने में हमारा विंग की लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस हो चुका था। हाँ, थोड़ा सा नहीं, बहुत सा चेंजेस। विंग जो उस दिन के बाद वो क्लासेस अटेंड करने के लिए चला गया था एंड जब से वो क्लासेस अटेंड कर रहा था ना, मतलब उसकी तरफ मतलब सारे ओमेगास ना बहुत अच्छे से बात करने लगे थे। हालांकि पहले भी करते थे, लेकिन कुछ ओमेगास थे जो अपने ही घमंड में रहते थे, क्योंकि विंग ऑफ कोर्स खूबसूरत था, तो इसीलिए विंग को खूबसूरत देखकर कुछ ओमेगास जलते थे। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मतलब जिस तरह से लैन आन को लान वांगजी ने मतलब ऐसे धोया था, वो भी विंग को इस तरह से हैरेस करने के लिए, और किस तरह से लान वांगजी ने विंग को गोद में उठाकर वहाँ से सबके सामने से विंग को प्रोटेक्टिवली वहाँ से निकाल के लेके गए थे। ये सारी चीज़ों की मतलब वजह से ना सारे ओमेगास ना विंग के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, मतलब उसके साथ फ्रेंडशिप कर रहा था, उससे बातें कर रहा था, उसे बार बार बस बोला करते थे या फिर मक्खन मारते थे कि विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, राजकुमार उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, राजकुमार उसे प्यार भी करते हैं, मतलब क्राउन प्रिंस उसे प्यार भी करते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ी लाइन्स कहते थे और ये सारी चीज़ें सुनकर हमारा विंग तो ब्लश किया करता था। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ओमेगास भी थे जो लोग विंग से जलते थे कि ये ओमेगा में आखिर इतना स्पेशल क्या है कि लान वांगजी ने विंग को गोद में उठाकर वहाँ से लेके गया। ऑफकोर्स उन लोगों को पता है कि लान वांगजी जो मतलब किसी ओमेगा की तरफ देखते भी नहीं है और किसी ओमेगा को टच भी नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस ओमेगा को वो भी क्राउन प्रिंस ने टच किया, मतलब ऑफकोर्स टच मतलब गोद में उठाया है। एंड सबको तो यही लग रहा था कि इस ओमेगा के आखिर मतलब है क्या इस ओमेगा में कि ये ओमेगा को लान वांगजी ने गोद में उठाया। हाँ, क्या है रिश्ता इन लोगों का? ये ना सबके मन में ना क्यूरियोसिटी है एंड सब विंग से पूछना भी चाहते थे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हो रहा था। अगर ये बात क्राउन प्रिंस के पास चला गया तो उनका तो खैर नहीं, इसीलिए वो लोग डर के
मारे पूछते नहीं थे, बट कुछ कुछ लोग थे जो मजाक मजाक में पूछा करते थे, लेकिन विंग इसका कोई जवाब नहीं देता था। ऐसे ही पूरा 1 महीना चला गया था विंग का। तो आज विंग जो मतलब अपनी सारी क्लासेस एंड ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अपने क्वार्टर में आया था। अभी शाम का वक्त था, मतलब शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे थे। विंग अपने कमरे पर था एंड वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था एंड ऑफ कोर्स वो इतने दिन तक बहुत सारी चीज़ें मतलब किया था, जो सारी चीज़ें उसने पहले भी सीखा था। अब इसके लिए मतलब ये अब नॉर्मल हो गई है। विंग अब बता तो नहीं सकता था कि ये सारी चीज़ों से पहले से ही आता है। हाँ, वो जितना भी मतलब रूल्स को ख़राब बोले या फिर रूल्स को गंदा बोले, लेकिन उसे याद है ये सारे स्टूपिड रूल्स, सारी स्टूपिड स्किल्स, मतलब तलवारबाजी नहीं, मतलब जो रूल्स थे वो सारी चीज़ों से याद है। तो उसे घूम फिर कर यही सारी चीज़ें करना थोड़ा बहुत बोरिंग तो लग रहा था, लेकिन हाँ, ये उसके लिए ज़रूरी था। ऑफकोर्स वो जानता है कि उसका ये बॉडी अभी बहुत ज़्यादा वीक है एंड अभी उसका बॉडी वीक होना ठीक नहीं था, क्योंकि सामने उसे अब बहुत कुछ करना था। विंग यही सारी चीज़ें सोचकर पहले अपने गोल्डन कोर को मतलब मेडिटेट करके अपने गोल्डन कोर को चेक करता है। उसका गोल्डन कोर अभी भी बहुत वीक था। विंग इस गोल्डन कोर को देखने के बाद वो ना मतलब उठता है अपने मतलब मेडिटेशन से, वो उठता है। उठने के बाद वो कहता है नहीं, मुझे अभी भी इसे गोल्डन कोर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मैं इस बार वो गलती नहीं कर सकता। ये कहकर वो अपने क्वार्टर के जो विंडो था वहाँ से बाहर आसमान की तरफ देखता है और वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मुझे अनहोनी को रोकना होगा, मुझे उस डेस्टिनी को बदलना होगा जो पहले मेरे पास्ट में हुआ था, मुझे उसे रोकने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ये कहकर वो बस आसमान की तरफ देखता है। वो बहुत गहरी सोच में था, क्या वो रोक पाएगा उस अनहोनी को? उसके मन में बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे। वो बस आसमान में देखकर वही सोचे जा रहा था। सीन यहाँ से शिफ्ट हो गया और हमें एक कमरे का दिखाया जाता है। एक कमरे में एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा घायल था, वो वहीं पे लेटा हुआ था। वहीं पे लेटकर वो अपने आंखों को ओपन करता है। ओपन करने के बाद वो पूरे कमरे को देखता है। ये उसी का ही कमरा था। वो धीरे धीरे उठकर बैठता है एंड बैठने के बाद वो सामने देखता है एक पर्सन को एंड उसे देखकर वो कहता है फादर। एंड जब उसने ये कहा, वहाँ पे जो पर्सन था वो तुरंत ही खड़ा हो गया एंड वो तुरंत ही अपने बेटे के पास चला गया और उसे चेक करने लगा। दूसरी तरफ उसका बेटा वो बस अपने फादर को देखे जा रहा था। कुछ देर तक वो शांत रहता है। उसके बाद वो कहता है फादर मुझे बदला चाहिए। ये सुनकर उसका जो फादर उसे चेक कर रहा था ना, वो रुक गया एंड वो उसकी तरफ देखने लगा और वो कहा लैन ऑन, अभी इसके बारे में सोचना भी मत। ये कहकर वो दोबारा अपने बेटे को चेक करने लगे। हाँ, वो और कोई नहीं, लैन आन था जो भी बेड पर बैठा हुआ था एंड वहाँ पे लैन चिरन थी जो अपने बेटे को चेक कर रहे थे। असल में लैन आन इतना ज़्यादा चोट लगने की वजह से उसे होश आने में बहुत टाइम लगा, मतलब पूरे 1 महीने तक वो होश में नहीं आया था। इस वजह से लैन चिरन बहुत ज़्यादा ही ना टेंशन में आ गए थे। वो धीरे धीरे अपने बेटे को स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे थे, क्योंकि लान वांगची की वार की वजह से मतलब जो लैन आन था, लैन आन के जो गोल्डन कोर था वो भी कमज़ोर हो गया था। उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम था, इसीलिए लैन चिरन ही अपने बेटे को स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहे थे उसे हील होने के लिए। एंड फाइनली पूरे 1 महीने बाद जाके लैन आन होश में आया था। जहाँ पे लैन आन कहता है मुझे बदला चाहिए फादर, मुझे उस लान वांगची से बदला लेना है। उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसने मुझे उस तरह से मारा, सबके सामने मुझे उसने ह्यूमिलेट किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा फादर, मैं उसे मार डालूंगा। उसने की इतनी बड़ी मजाल, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है, बहुत बर्दाश्त, लेकिन इस बार मैं और नहीं करूँगा। उसने बहुत कुछ कर लिया है, उसने अपना हद पार कर चुका है। उसने मुझे अपमान किया, उसकी इतनी बड़ी मजाल, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा फादर, मुझे मारना है उसे, मुझे बदला लेना है फादर। ये कहकर उसके आंखों में गुस्सा था और साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, लेकिन ये गुस्से वाले आंसू थे। जहाँ पे जो लैन चिरन अपने बेटे की तरफ देखता है और वो अपने बेटे की आंखों से वही आंसू को पोंछते हुए कहता है अपने आप को शांत करो। बदला लेना चाहते हो ना, लेंगे हम ज़रूर बदला लेंगे और चुन चुन के लेंगे, बट समय आने दो, सही समय पे सही वार करेंगे। ऐसे स्टूपिड जैसे हरकतें करने से हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और तुम, ये कहकर वो उसकी तरफ मतलब अपने बेटे की तरफ बहुत ही गुस्से में देखता है और वो उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखो। तुम्हें किसने कहा था कि उस ओमेगा के पास जाओ, उसे हेरेस करो? हाँ, मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी ओमेगा का नीड्स हो, तुम्हें अपने बॉडी की नीड्स हो, तो तुम बाहर जाके सब कुछ करो, बाहर जाके बाहर के ओमेगास के साथ अपनी जो भी करना है वो करना, लेकिन तुम यहाँ पे कुछ मत करना। मैंने कितनी बार समझाया था, लेकिन तुम मेरी बात मानने वाले नहीं हो। मैंने कितनी बार बोला कि तुम लान वांगची के सामने अपने आप को थोड़ा सा शांत रखो, लेकिन तुम शांत नहीं रखते हो, मेरी बात नहीं सुनते हो। तुम्हारी वजह से आज ही तुम्हारी ऐसी हालत है। अगर मैं वहाँ पे वक्त पर नहीं आता ना, तो शायद तुम लान वांगची का हाथ ही ना मर जाते। ये कहकर उसकी तरफ देखता है। गुस्से में ये सुनकर लैन आन भी थोड़ा बहुत गुस्सा हो गया और वो कहता है पर मैं क्या करूँ? वो ओमेगा दिखने में कितना ज़्यादा सुंदर था, मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। ये सुनकर ना लैन चिरन और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए और वो गुस्से में ना उसकी तरफ मतलब अपने बेटे की तरफ देखता है और वो कहता है तुम एक स्टूपिड हो, सच में तुम जैसे गधे को मैंने क्यों ही इस दुनिया में लाया? मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर। सुनो मेरी बात, अब से एक ही चीज़ अपने दिमाग में घुसा लो, तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे और हाँ, तुम उस ओमेगा के आसपास भी मंडराओगे नहीं। अगर मैंने तुम्हें उस ओमेगा के आसपास भी मंडराते हुए देखा ना, मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा और इस बार मेरी पनिशमेंट बहुत करवा होगा। मैंने बहुत बर्दाश्त किया है तुम्हारी ये सारी बचकानी हरकत, मैंने बहुत छूट दिया है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार हम लोग बहुत गरीब हैं। बस एक बार मुझे वो स्पिरिचुअल टूल मिली और जब तक मुझे वो स्पिरिचुअल टूल नहीं मिल जाता, तब तक तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे।
और उस ओमेगा से दूर रहोगे। अगर ऐसा नहीं किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो अपने बेटे की तरफ देखता है। ये सुनकर लैन कहता है पर मैं उस ओमेगा से, जहाँ पे ये सुनकर ना उसकी बात को काटते ही लैन चिरैन कहता है, मेरी ये आखिरी फैसला है। अगर अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हो ना तो अपने आप को काबू करो और ये मत भूलो कि तुम लान वांगजी के सामने ना चींटी के बराबर हो। तुमने देखा ना कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता ना तो शायद तुम वहीं पे मर जाते। वो तुमसे भी पावरफुल है और मुझसे भी। हमें उससे लड़ने के लिए अपने आप को पावरफुल करना होगा और जब तक हम खुद को पावरफुल नहीं करते तब तक तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। ये जो ओमेगास का क्रेविंग है ना, ये कंट्रोल करना। अगर ज़्यादा हो रहा है तो बाहर जाना, जिस तरह से मैंने तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाया था वहाँ से जाना, और वहाँ जाके तुम बाहर जो भी करो बस अंदर इस क्लैन के अंदर कुछ मत करना। अगर मुझे ऐसा कुछ नज़र आया तो सच में मैं तुम्हें एक कमरे में ऐसे बंद करके रखूँगा ना कि तुम बाहर नहीं आ पाओगे। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। ये कहकर वो लैनान की तरफ देखता है। लैनान शांत हो गया, लेकिन वो कहता है, पर कब तक फादर, कब तक ये सारी चीज़ें चलेगा। उस लान वांगजी का हिम्मत दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। वो मेरे ऊपर हुक्म चलाने लगा है। मुझे आज वो हाथ उठाया है, उसने मुझे घायल किया है। वो आगे भी तो ऐसा ही कर सकता है मेरे साथ। ये कहकर वो अपने फादर की तरफ देखता है। ये सुनकर लैन चिरैन कहता है, नहीं, मैं मौका ही नहीं दूंगा उसे। तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे, जैसा कहा है वैसा करो। बस इंतज़ार करो मेरी इंस्ट्रक्शन का। जब तक मुझे वो स्पिरिचुअल टूल नहीं मिलता है तब तक तुम कुछ नहीं करोगे। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ उस स्पिरिचुअल टूल का। मैं बहुत जल्द ही उसे अपने पास ले ही लूँगा। बस मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा उसके बाहर आने का। वो कहीं पर छुपा हुआ है, अपने आप को कहीं पर लॉक करके रखा है। बस मुझे वही जगह ढूंढना पड़ेगा। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा। मुझे कुछ पता चला है। ये कहकर वो लैन आन की तरफ देखता है। उसके बाद कहता है, मुझे पता चला है कि ये जो स्पिरिचुअल टूल है ये बहुत ही गहराई में छुपा हुआ है। वो तभी बाहर आएगा जब उसका असली मालिक आएगा। ये कहकर वो कहता है, बट असली मालिक कौन है? मुझे ये पता करना पड़ेगा। बस मुझे जानना है कि इसका असली मालिक कौन है। मुझे जितना पता है कि वो स्पिरिचुअल टूल किसी इमॉर्टल ने बनाया था, और वो इमॉर्टल जिसके बारे में लैन किताबों में कुछ भी नहीं लिखा था। बस इतना लिखा था कि वहाँ पे उस स्पिरिचुअल टूल का एक मालिक था, एंड उसी ने ही उस टूल को शक्तिशाली बनाया था, उसे एक नई शक्ति से तैयार किया था। ये कह के लैन चिरैन शांत हो गए एंड वो कुछ सोचने लगे। तभी जो लैन आन था वो अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है, आपकी बातों के अकॉर्डिंग तो स्पिरिचुअल टूल का असली मालिक ही कंट्रोल कर सकता है उसे, है ना? तो अगर वो उसकी असली मालिक से ही कंट्रोल होगा तो वो आपसे कैसे कंट्रोल होगा? तो आप क्यों उसे ढूंढ रहे हैं? ये सुनकर जो लैन चिरैन था वो अपने बेटे की तरफ देखता है, अपने गधे बेटे की तरफ देखते हैं, और वो कहता है, गधे कहीं के, मैंने कब कहा कि मैं कंट्रोल करूँगा? इसे उसकी असली मालिक ही कंट्रोल करेगा। मैं सिर्फ उस स्पिरिचुअल टूल को नहीं ढूंढ रहा हूँ, उसके साथ साथ उसकी असली मालिक को भी ढूंढ रहा हूँ। ये कहकर वो अपने बेटे की तरफ देखते हैं, एंड दूसरी तरफ लैन आन एकदम शॉकिंगली अपने फादर की तरफ देख रहा था। उसके फादर ढूंढ रहे हैं इसकी उत्तराधिकारी को। जहाँ पे लैन आन का ऐसा फेस देखकर ना लैन चिरैन स्मीक करते हुए कहता है, मैं कोई कच्ची गोली खा के मैदान पे नहीं उतरा हूँ लैन आन, मैं बहुत पहले से ही इस स्पिरिचुअल टूल को ढूंढ रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे इसके बारे में पता होगा। लेकिन अब वो कहाँ है और कौन है वो मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वो पर्सन जब भी अपने सही एज यानी कि 18 साल की उम्र में आएगा तभी वो स्पिरिचुअल टूल बाहर आएगा अपने मालिक को क्लेम करने के लिए। एंड मैं तब का ही इंतज़ार कर रहा हूँ, वही वक्त का, जब वो अपने सही एज में यानी कि अपने 18 साल की उम्र में आएगा। जब भी वो इंसान, वो पर्सन अपने सही एज में आएगा 18 साल की उम्र में, तभी वो स्पिरिचुअल टूल बाहर आएगा। एंड मैं इसी के लिए ही इंतज़ार कर रहा हूँ, और मुझे लगता है वो ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे बस और इंतज़ार करना पड़ेगा। और तब तक के लिए तुम, ये कहकर वो लैन आन की तरफ देखता है और वो कहता है, तब तक के लिए तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे जब तक मुझे वो स्पिरिचुअल टूल नहीं मिल जाता है। अगर उससे पहले मैंने तुम्हें कोई भी गलती करते हुए देखा तो मैं तुम्हें बहुत बुरा भला पनिशमेंट दूंगा। ये कहकर वो उसकी तरफ वार्निंगली देख रहा था। यह सुनकर लैन आन अपने सिर को नोट करता है। उसके बाद वो कुछ सोचता है। उसके बाद वो स्माइल करते हुए कहता है, फादर मुझे वो ओमेगा चाहिए, किसी भी हालत में मुझे वो ओमेगा अपने साथ चाहिए, अपने पास चाहिए। ये सुनकर जो लैन चिरैन अपने बेटी की तरफ देखता है, जहाँ पे जो लैन आन था वो स्माइल करते हुए कहता है, वो ओमेगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे उसे चाहिए किसी भी हालत में। फादर आपने जो कहा मैंने वो मान लिया, लेकिन अब आपको भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, मुझे कैसे भी करके उस ओमेगा से शादी करनी है। ये सुनकर लैन चिरैन डायरेक्ट अपने बेटे की तरफ शॉकिंगली देखते हैं, जहाँ पे जो लैन आन था वो कहता है, फादर प्लीज़ मुझे उस ओमेगा से शादी करनी है, और उसके साथ वो सारी चीज़ें करनी है। प्लीज़ मुझे उस ओमेगा से शादी करनी है। आप कैसे भी करके उसके साथ मेरी शादी करवा दीजिए। फादर अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखूँ तो मैं उस ओमेगा से ही अपने आप को कंट्रोल कर लूँगा। मैं उस ओमेगा को चाहता हूँ, वो ओमेगा मेरा है, मैं उसे अपना बनाऊँगा। यह सुनकर लैन चिरैन वो अपने बेटे की तरफ देख रहे थे हैरानी से। आज से पहले ये लड़का कभी भी लैन आन कभी भी कोई भी ओमेगा के साथ रात बिताने के बाद वो दोबारा उसकी शक्ल तक नहीं देखता था। हाँ, वो रात बिताता था, वो इस टाइप का ही इंसान था। वो ओमेगास के साथ अपने फिजिकल नीड्स पूरा करता था। हालांकि वो क्लैन के अंदर ऐसा कभी नहीं करता था, वो क्लैन के बाहर ही करता था, और इस बारे में लैन चिरैन को बहुत अच्छे से पता है, एंड वो अलाउ भी करते थे। लेकिन उसने डायरेक्ट मना कर दिया था कि यहाँ पे इस क्लैन में और इस गुसू के अंदर वो कुछ नहीं कर सकता था।
क्योंकि लैन चिरन का मानना है कि बॉडी नीड्स सबका रहता है, मतलब हर एक अल्फाज का ही ओमेगा के लिए क्रेविंग रहता है। हालांकि उनके अंदर वो नहीं है, पहले था, पहले ऑफ कोर्स क्योंकि उन्होंने शादी किया था तो उनका पहले बॉडी नीड्स था। इनफैक्ट उनकी वाइफ के मरने के बाद वो नीड्स उनका चला गया था एंड वो अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो मानते हैं कि उनका बेटा अभी बहुत छोटा है, तो उनको मतलब लगता है कि उनका बेटा यानी कि लैन आन अभी छोटा है तो उसके अंदर बॉडी नीड्स होगा। तो इसीलिए ही लैन चिरन ने अपने बेटे को अलाउ कर दिया था कि वो बाहर जाके, मतलब क्लैन से एंड किंगडम से बाहर जाके वो ब्रॉथल जाके अपना नीड्स पूरा कर सकता है। एंड लैन आन वही करता था, जब भी उसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता था ओमेगास का, वो ब्रॉथल जाके अपना नीड पूरा करके आता था। इस बारे में लैन चिरन ने किसी को नहीं बताया था, किसी को नहीं, और इस चीज़ को उन्होंने छुपा के रखा सीक्रेट, क्योंकि उनका क्लैन मतलब उनके किंगडम के रूल्स में ये बिल्कुल नहीं था। हाँ, वो लोग कॉन्क्यूबाइन से रख सकते हैं, मतलब लैन आन चाहता तो वो कॉन्क्यूबाइन रख सकता था, लेकिन यहाँ पे लैन चिरन चाहते थे कि वो अपने बेटे का इमेज थोड़ा सा अच्छा रखे। अब उनका इस चीज़ का मकसद क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। जहाँ पे लैन आन की शादी वाली बात को सुनकर लैन चिरन शॉक हो गए थे एंड शॉकिंगली वो अपने बेटी की तरफ देख रहे थे। वो अपने मन में सोच रहे थे कि शायद उस ओमेगा में कुछ तो अलग है। इस वजह से ही लैन आन उसे शादी करने के बारे में सोच लिया था, क्योंकि लैन आन शादी से दूर भागना चाहता था। वो मतलब ओमेगा के साथ रात तो बिताता था, लेकिन शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन ये पहली बार था कि वो किसी ओमेगा से शादी करना चाहता था। इसका मतलब कुछ तो खास है उस ओमेगा में। लैन चिरन को देखना पड़ेगा। लैन चिरन ने मन ही सोच लिया कि वो इस ओमेगा के ऊपर थोड़ा सा नजर रखेगा, क्योंकि ऑफकोर्स वो अपने बेटे के लिए थोड़ा तो टेंस है ही, क्योंकि उस ओमेगा का क्या मकसद है वो भी तो जानना पड़ेगा ना। तो लैन चिरन के दिमाग में बस यही चल रहा था और वो अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। दूसरी तरफ लैन आन की आंखों के सामने बस वही विंग चल रहा था। उसकी बॉडी, उसकी जो बॉडी शेप था, वो सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने चल रहा था और उसकी आंखों में लस्ट दिख रहा था। और ये चीज़ लैन चिरन ने भी नोटिस किया। लैन चिरन ये नोटिस करने के बाद वो कहता है, लैन आन गलती से भी ये मत सोचना, मैंने क्या कहा है तुम्हें याद है ना, मैंने कहा है तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे। ये कहकर वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है, तुम उस ओमेगा से शादी करना चाहते हो, मैं देखता हूँ उसके बारे में, बट हाँ अपने ऊपर कंट्रोल रखना और उस ओमेगा से तब तक दूर रहना जब तक मैं ना बोलूँ। ये कहकर वो उसकी तरफ वार्निंग वॉइस में दिखता है। यह सुनकर लैन आन ने मतलब नोट कर दिया था। हे एवरीवन, तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ। आई नो गाइस आज का पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, बट मेरे पास टाइम नहीं था। मुझे जितना मिला मैंने उतने में ही रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है। अब मैं रेगुलर नहीं करूँगी तो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाएंगे और बोलेंगे कि आप रेगुलर नहीं होते हो, तो अब मैं क्या ही करूँ। अब छोटा सा पार्ट रिकॉर्ड किया है, अब उसे ही मैंने अपलोड करने का सोचा है। आई होप आप लोग नाराज़ नहीं होंगे और प्लीज़ 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 यार मुझे कमेंट ज़रूर करना। और कल से पार्ट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोगों को तो ये तो पता चल ही गया है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ कि अब आगे विंग के साथ क्या हो सकता है। अब देखना बाकी है कि विंग इन सारी चीज़ों को रोक पाता है या नहीं, या फिर उसका डेस्टिनी दोबारा रिपीट होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर 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 लॉन्ग बनाऊंगा। ओके, प्लीज़ 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 नाराज़ मत होना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।